सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों को मैं हृदय की असंतृप्त गहराइयों से अभिवादन व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में विलोम शब्द के ऊपर चर्चा कर रहे थे, आप देख सकते हैं मैं पिछली कक्षाओं में मैंने आपको इप्सित का विलोम बताया था, अनिश्चित का विलोम बताया था। उसी क्रम में हम अपने विलोम शब्द को आगे करते हुए चलते हैं। आज हम सीखेंगे उपचार। उपचार, अब हम उपचार का विलोम देखेंगे, फिर इधर एकल का विलोम है, फिर इधर उपजाऊ है, फिर इधर एकांत है। यानी एक पेज में लेफ्ट और राइट, मैंने लेफ्ट और राइट दोनों साइड में विलोम शब्द को लिखा हुआ है। आप इस चीज को विशेष ध्यान रखते हुए चलिएगा कि ये मत समझ लेना कि उपचार एकल ये सब एक नहीं है। ये अलग है आपका और ये आपका अलग है। तो हम अब आशा करते हैं कि आपको पिछली कक्षा में जो मैंने विलोम शब्द आप तक पहुँचाया था, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर अपनी कक्षा को पुनः प्रारंभ करते हुए चलते हैं। आशा करते हैं आपको ये भी कक्षा पूर्व कक्षा की तरह आनंदमय होगी, सुखदायक होगी, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक, तो फिर हम आगे बढ़ने की अनुमति चाहते हैं आपसे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका निदान मैं अवश्य करूँगा। ठीक? अब आशा करता हूँ कि आपको उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है हमारा क्या उपचार। ये क्या है हमारा उपचार। अब देखिएगा ये क्या है हमारा उपचार। उपचार का विलोम क्या है? उपचार का विलोम क्या होता है? अपचार। उपचार का विलोम क्या है? अपचार। उपचार का विलोम क्या है? अपचार। अब इधर आप देखिए क्या लिखा है? उपजाऊ। ये क्या है आपका? उपजाऊ। ये क्या है आपका? उपजाऊ। उपजाऊ का विलोम क्या है? उपजाऊ का विलोम क्या है? बंजर। उपचार और उपजाऊ, ठीक, ये दोनों जो शब्द हैं आपके, ये आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, व्यवहारिक दृष्टिकोण के अनुसार आपको देखा जाए, तो ये सभी शब्द आप अपने व्यवहार में, व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग आप करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है उपजाऊ। ये क्या है आपका? उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब क्या है? उपजाऊ का मतलब क्या है? उपजाऊ का मतलब क्या है? उपजाऊ का मतलब होता है कि एक ऐसी भूमि जहाँ पे किसी भी प्रकार का, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कोई सीड्स वगैरह हो, कोई बीज वगैरह हो, अगर आप वहाँ पे बो देते हैं, तो वो वहाँ पे क्या होता है, वो उपज आता है, वो अंकुरित हो जाता है, वो अंकुरित हो जाता है। ये आपका क्या है? उपजाऊ। ये क्या है आपका? बंजर। बंजर किसे कहते हैं? बंजर एक ऐसी भूमि होती है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा, घास-फूस का किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा उगता ही नहीं है। वो वहाँ की जो मिट्टी होती है, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। मतलब कंकड़ युक्त होती है, पत्थरों से युक्त युक्त होती है। बहुत आप अपने गाँव में अगर देखिए तो वहाँ बहुत सारे, देखो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ डीपली में, क्योंकि अगर चाहूँ तो उपजाऊ का बंजर क्या और क्या उपचार का अपचार ऐसे बताते हुए चलूँ, 5 मिनट में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप एकदम अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, आप अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन शब्दों को जोड़ते हुए चलिए, जिससे आपको पुनः इस वीडियो को या फिर विलोम शब्द को पढ़ने की नीड्स ना पड़े, कोई भी आवश्यकता आपको ना पड़े, ठीक है? अगर आप, हाँ, हाँ, यदि आपको लगता है कि नहीं, क्या बोलते हैं, मुझे केवल ऐसे ही क्या बोलते हैं, उपचार का अपचार मुझे ऐसे ही बताते हुए चलो, ज़्यादा डीपली में मत जाओ, ज़्यादा व्यवहारिक दृष्टिकोण को ना डालो उसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आपके ही अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है? तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, उपजाऊ। उपजाऊ का क्या हुआ? बंजर। ये आपको समझ में आया? उपजाऊ का बंजर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उपरतका। क्या लिखा है? उपरतका। उपरतका, देखो उपरतका का मतलब होता है पहाड़ के नीचे की समतल जमीन। पहाड़ के नीचे की समतल जमीन, इसको ध्यान से समझिएगा। आपका ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? उपरतका। देखिए ये क्या है आपका? पहाड़ के नीचे की समतल जमीन क्या है? उपरतका है। ये क्या है आपका? उपरतका। ये हो जाएगी अधित्यका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। किसी भी प्रकार की परीक्षा में आप बैठ जाइए, टीजीटी में बैठ जाइए, पीजीटी में बैठ जाइए, एलटी ग्रेड में बैठ जाइए, जीजीएस में बैठ जाइए, केवीएस में बैठ जाइए, नेट जेआरएफ वगैरह में आप बैठ जाइए, क्या बोलते हैं,
किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाइए, जीजीएसई प्रवक्ता में आप बैठ जाइए, जहाँ भी हिंदी से क्वेश्चन उठते हैं, व्याकरण से क्वेश्चन उठते हैं, चाहे वो आपका एसआई होगा, एसआई का हो, चाहे वो आपका पुलिस का हो, चाहे आपको आरओ का हो, चाहे वो आपका वीडियो का हो, चाहे स्टेनोग्राफर, किसी भी प्रकार की परीक्षा में है, आप बैठ जाइए। जिस जिस प्रश्न में इंपॉर्टेंट लगा दो, उससे बाहर निकल जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्या है आपका उपत्यका, ये क्या है आपका उपत्यका, ये है आपकी पहाड़ के नीचे की समतल जमीन। ये क्या है आपका अधित्यका, अधित्यका, अधित्यका का मतलब क्या है, आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो विलोम शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, कब कुछ नहीं तो मान के चलिए 7 विद्वानों को, जैसे हरदेव बाहरी हो गए, वासुदेव नंदन हो गए, इन सब की पुस्तकों का जो उन्होंने अपने ज्ञान को उसमें डाला है, जो उन्होंने विलोम शब्दों को उसमें उन्होंने पिरोया है, उन सभी शब्दों को लेके मैं यहाँ पे आया आया हुआ हूँ। 5 से 7 विद्वानों की पुस्तकों को खंगालने के बाद और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाने के बाद, उसको खंगालने के बाद मैं यहाँ पे उन सभी शब्दों को लेके आया हुआ हूँ। जीआरएफ में पूछे गए प्रश्नों को, जो पूछे गए हैं विलोम शब्द से रिलेटेड, यानी उन सभी प्रश्नों को मैं लेके इस नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक। इसको आप, ये मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे आप इसको देखते हुए चलिए, बस देखते, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस आप मेरी बातों को एकाग्रता के साथ सुनते हुए चलिए और इन शब्दों को देखते हुए चलिए। उसके बाद आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर कीजिएगा। ये हो गई क्या हमारी अधिकता, अधिकता क्या हो गई हमारी, ये पहाड़ के ऊपर की भूमि, पहाड़ के ऊपर की भूमि क्या है हमारी अधिकता। ये देखो, ये क्या हमारे उपरयुक्त, ये क्या हमारी उपरयुक्त, ठीक, उपरयुक्त। उपरयुक्त क्या होता है, उपरयुक्त, उपरयुक्त का क्या होता है, उपरयुक्त क्या होता है अधोलिखित, उपरयुक्त क्या होता है अधोलिखित। अधोलिखित का मतलब क्या होता है, जो नीचे लिखा हो, जो नीचे, उपरयुक्त मतलब लिख रहे थे ना, ऊपर उपरयुक्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी जो ऊपर प्रश्न दिए हुए हैं उनके आप उत्तर दीजिए। अधोलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखे गए हैं। उपरयुक्त मतलब ऊपर हो गया, एक तरीके से आप समझ लीजिए, अधोलिखित का मतलब नीचे हो गया, ठीक। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो उर्वर, उर्वर जैसे यहाँ पे देखो बंजर है, ये उपजाऊ है, वैसे यहाँ पे क्या है उर्वर, उर्वर, उर्वर का मतलब ऐसा जमीन जहाँ पे जो जमीन उपजाऊ है वही उर्वर है। इसको ये दोनों एक तरीके से क्या है, पर्याय है, क्या है, पर्याय है, क्या है, ये आपके पर्याय है, ये आपके क्या है, पर्यायवाची है, पर्याय शब्द है, आप समझ सकते हैं एक तरीके से, ठीक। ये आपका क्या हो गया उर्वर, ये क्या हो गया आपका उर्वर। उर्वर मतलब ऐसी जमीन जहाँ पे क्या बोलते हैं उर्वरता अधिक हो, उपजाऊ जमीन ही आपका क्या है उर्वर। इसका क्या हो जाएगा बिलो ऊसर, जहाँ पे कोई पौधा भी ना उगता हो, कोई घास फूस का पौधा भी ना उगता हो, वो क्या ऊसर। इसी को क्या कह देते हैं बंजर, देखो मैंने बताया ना, इसी को बंजर, इसी को अन उर्वर कह देते हैं, अन उर्वर। अन क्या है, उपसर्ग है, किसी भी शब्द के आगे जुड़ जाता है तो इसका नकारात्मक सेंस देने लगता है, निगेटिव, उसका कौन सा अर्थ देता है, ये निगेटिव अर्थ देने लगता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम आगे की ओर चले। देखो ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का क्या हो जाएगा वक्र, वक्र मतलब क्या होता है, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, वक्र का मतलब क्या होता है टेढ़ा, टेढ़ा, ठीक। वक्र का मतलब क्या होता है टेढ़ा, वक्र, ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है जो एकदम सीधी रेखा में हो, एकदम ऊपर की ओर गया हो, ऊर्ध्वगामी एकदम सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन हो, वो है आपको ऊर्ध्वगामी। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, वक्र का मतलब क्या होता है टेढ़ा। अब यहाँ पे देखो रिजु, रिजु, रिजु का मतलब होता है एकदम सीधी रेखा। इसी को अगर आप कक्षा 6 में गणित पढ़े होंगे तो रिजु रेखा को ही हम सरल रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये आपका क्या बोलते हैं 180 डिग्री का एंगल बनाता है। सरल रेखा जो होती है इस पे 180 अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण, 180 अंश का कोण बनता है आपका सरल रेखा पे। वही है रिजु, रिजु क्या है, एक सरल रेखा। देखो मैं आपको ये सब चीजों को आपकी पिछली कक्षाओं में, आपके व्यवहारिक जो ज्ञान में है, समाज में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, आपके आसपास प्रयोग किए जाने वाले शब्द, मैं उन सभी चीजों को कोरिलेट करते हुए चलूंगा, जिससे आपको इन शब्दों को समझने में ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक। ये क्या रिजु, रिजु मतलब होता है एक सरल रेखा, इसका विलोम क्या हो जाएगा टेढ़ा, आया समझ में, इसका विलोम क्या हो जाएगा टेढ़ा, ठीक। रटना नहीं किसी चीज को, किसी भी चीज को रटना नहीं है, ठीक। आगे बढ़े अब देखो, रिज हुआ हमारा, अब देखो रित, ये क्या हमारा रित, ये क्या है हमारा रित, रित के बाद क्या हो जाएगा, रित के बाद क्या हो जाएगा हमारा, इसका वो क्या बोलते हैं विलोम, इसका विलोम हो जाएगा अनरित, रित का
रित का क्या हो जाएगा? अनरित। अब देखो जो रित शब्द है आपका, रित, जो आपका रित शब्द है, रित का मतलब होता है सत्य। रित का मतलब होता है सत्य। इस चीज को ध्यान देना। ये शब्द थोड़ा कठिन शब्द है, इसको आप नोट करके चलिएगा। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक, इसको आप नोट करके चलिएगा। रित, रित का मतलब होता है सत्य। इसका हो जाएगा अनृत, असत्य, अनृत यानी असत्य। ठीक, अब देखो आगे की ओर मैं चलता हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? एकत्र। एकत्र का मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट करके रखना, किसी चीज को इकट्ठा रखना ही एकत्र है। जैसे पानी को मैंने एक पात्र में रख दिया, तो उस पानी को मैंने क्या किया? क्या किया? एक, जैसे मैं एक गड्ढे से मैं पानी को, एक गिलास पानी को निकाला और उस गिलास में पानी को मैंने एकत्रित कर लिया, यानी एकत्र कर लिया। कोई सीड्स पड़े हुए हैं जमीन पर, उन सीड्स को मैं अपने हाथों से उठा के एक पात्र में क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। वो क्या? एकत्र। इसका हो जाएगा विकीर्ण। विकीर्ण का मतलब होता है बिखराव। क्या होता है? बिखराव। ठीक, बिखराव। विकीर्ण का मतलब क्या होता है? बिखराव। आया समझ में? किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें? आशा करता हूँ नहीं समस्या हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसका निदान मैं अवश्य करूंगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आपका ये क्या? उदार। ये क्या है आपका? उदार। ये क्या है आपका? उदार। अब देखो, उदार और अनुदार। अब अब मुझे इस दो शब्दों का, उदार का शब्द मान कर चलो आप हमेशा प्रयोग करते ही करते हैं जहां उसकी रिक्वायर्ड पड़ती है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उदार, उदार का अनुदार क्या है। ठीक है, हाँ, अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जहां मुझे लगेगा जो चीजें एक्सप्लेन करने लायक है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब देखो उदारता। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे दे रखा है आपका औदार्य। औदार्य का मतलब होता है उदारता। औदार्य का मतलब होता है उदारता। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक आपको शब्द दे रखा है, एक आपको शब्द दे रखा है, ये देखो। औ ये देखो, ये औदार्य। औदार्य का क्या हो जाएगा? अनौदार्य। औदार्य का मतलब होता है उदारता। उदारता, कहते हैं ना कि फला व्यक्ति ने मेरे साथ उदारता किया, यानी उसने जरूरतमंदों की सहायता की। जो जिस व्यक्ति की उसने सहायता की, उसने बदले में कहा कि बड़ा ही उदारवादी व्यक्ति है, बड़ा ही औदार्य व्यक्ति है, औदार्य व्यक्ति है। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया उदारता से। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? अनौदार्य। इसका क्या हो जाएगा? अनौदार्य। अब देखो आशा करता हूँ ये आपको शब्द समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। ये क्या है आपका? कटु। कटु, कटु का क्या हो जाएगा? मधुर। कटु का क्या हो जाएगा? मधुर। अब देखो, अब इस चीज को एक्सप्लेन करने की तो मुझे आवश्यकता नहीं होगी। कड़वा। कड़वा का क्या हो जाएगा? मीठा। अब इस चीज को तो मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखो सदाचार। सदाचार दे रखा है आपका। सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण। क्या होता है? अच्छा आचरण। अब इस चीज को भी मुझे क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सदाचार का विलोम क्या होता है? कदाचार। सदाचार का विलोम क्या है? देखो सदाचार कहते हैं ना कि इस व्यक्ति, ये बड़ा ही सदाचारी व्यक्ति है, बहुत ही इसके जो आचरण है बहुत ही अच्छे, सुविचार वाला है इसके यार, बहुत ही सुविचारी व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे आचरण है इसके। ये आपका सदाचार है। सदाचार का क्या हो जाएगा? कदाचारी। अब इसको मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। काला का क्या हो जाएगा? गोरा। गोरा भी होता है, सफेद भी होता है। कृष्ण, हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, कृष्ण। इसको आप नोट करके चलिएगा, कृष्ण को। ये आपका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। कृष्ण क्या हो जाएगा? शुक्ल। ये एक क्या बोलते हैं, एक कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष नाम सुने होंगे आप लोग। ये कृष्ण क्या है? कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण का क्या हो जाएगा? शुक्ल। ये क्या है? कीर्ति। कीर्ति का क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। इसको एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, अब देखो कुत्सा। कुत्सा और निंदा को भी मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। कुत्सा और निंदा का क्या हो जाएगा? प्रशंसा। कुत्सा का मतलब होता है किसी का निंदा करना, किसी की बुराई करना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? प्रशंसा। क्या हो जाएगा? प्रशंसा। अब देखो ध्यान से, एक चीज हमेशा हमेशा आप लोग ध्यान दिए रहना, यहाँ पे जो प्रशंसा लिखा हुआ है, प्रशंसा, ध्यान से समझना। ये जो आपका प्रशंसा है, प्रशंसा, देखो ध्यान से, एक सा ये है, एक सा हमारा ये वाला है। ये वाला सा जो है आपका, ये आपका तालव्य सा है, ये आपका तालव्य सा है, और ये आपका दंती सा है, और ये आपका, और ये आपका मूर्धन्य सा है। ये आपका मूर्धन्य सा। ये तीन प्रकार के सा है। एक क्या बोलते हैं? तालव्य सा है, एक आपका दंती दंती सा है, और ये आपका क्या है? मूर्धन्य सा है। ठीक, इन तीन सा में
इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये ये वाला ये वाला ये वाला क्या है आपका तालव्य है, और ये वाला क्या है आपका दंतिशा है। क्या है? दंतिशा है। ये आपका तालव्यशा है, तालव्यशा है। और ये एक एक सा और है, मैं आपको यहाँ पे सर लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। ये देखो आधा सा लिखा हुआ है, ये देखो, ये पुष्ट पे ये वाला सा। इसको इसको कौन सा सा बोलते हैं? इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। कौन सा सा बोलते हैं? मूर्धन्य सा बोलते हैं। इसको कौन सा सा बोलते हैं? तालव्य सा बोलते हैं। इसको कौन सा सा बोलते हैं? दंती सा बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से आपको अवश्य बताऊंगा, और भी अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अब देखो कुपथ का सुपथ, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कुपथ और सुपथ। कुपथ, सुपथ। सु मतलब अच्छा, पथ मतलब मार्ग। पथ का मतलब किससे यहाँ तात्पर्य? यहाँ पथ का तात्पर्य मार्ग से है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो कुमार्ग, जैसे कुपथ है, सुपथ है, वैसे कुमार्ग और सुमार्ग है। कुमार्ग और सुमार्ग ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुलभूषण। कुलभूषण, अब ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये आपका कुलभूषण। कुलभूषण देखो ध्यान से, ये क्या है आपका? कुल कुलभूषण क्या है आपका? ये कुलभूषण। इसका हो जाएगा कुलदूषण। कुलदूषण, भूषण। अब ध्यान से इस चीज को समझना, जो परिवार के गौरव को बढ़ाए। कुल मतलब होता है परिवार, भूषण का अर्थ होता है, मतलब मान के चलिए परिवार के गौरव से, परिवार की मर्यादा से, परिवार के अच्छे सुविचार व्यवहार व्यवहार से भूषण का तात्पर्य है। यानी भूषण का प्रयोग वहां पे करते हैं जहाँ कोई बहुत ही अच्छी चीज को दर्शाया जाए। दूषण का मतलब ये आप जानते हैं, जहाँ पे दोषों को दिखाया जाए, उसके गलतियों को दिखाया जाए, शो ऑफ किया जाए, डिस्प्ले किया जाए, वहाँ क्या है? दूषण है। वहाँ क्या है? दूषण। अब देखो यहाँ पे कुलभूषण है। कुल मतलब होता है परिवार, भूषण का मतलब होता है उसके अच्छे आचरण, यानी परिवार के गौरव को जो बढ़ाए, परिवार के मान सम्मान, उसके अस्तित्व को जो बरकरार रखे, जो उसको बढ़ाए, वो क्या है? कुल का भूषण कहलाता है। जो उसका नाश कर दे, जो उसको पतन की ओर लेके चला जाए, वो आपका क्या कहलाता है? कुल दूषण कहलाता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा। मैं इसलिए इन शब्दों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि शब्द बड़े कठिन कठिन शब्द हैं। अगर आपको रटा दूंगा तो आप 2 दिन में भूल जाएंगे। मैं रटाना नहीं चाहता आपको, न मैंने कभी रटा है, न मैं आपको रटा सकता हूँ। रटना नहीं है, आपको समझना है, समझ विकसित कीजिए बस, और कुछ नहीं। अ, जरूरी नहीं है कि आपको 500 विलोम शब्द मुंह जुबानी रटे हो, कुछ नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। बस हाँ, उसके कीवर्ड्स आपको रटे हुए होने चाहिए। हाँ, वो शब्द कहीं आ जाए तो 4 विकल्प में से आपके अंदर इतनी सामर्थ्यता होनी चाहिए कि उस विकल्प को मैं पहचान लूँ। बस इतना बहुत है आपके लिए। ठीक, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कृत्रिम। कृत्रिम तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, साइंस में आप लोगों ने खूब पढ़ा हुआ है। कृत्रिम क्या है? अब कृत्रिम का हो जाएगा प्रकृति। प्रकृति भी आप जानते ही हैं, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे वो भूगोल से रिलेटेड हो। भूगोल, पर्यावरण, ये सब आपने पढ़ रखा है। इन सभी के बारे में आप प्रकृति अच्छे तरीके से जानते हैं। कृत्रिम क्या है, प्रकृति क्या है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो कृष, क्या है आपका? कृष। कृष का मतलब होता है जो बहुत ही, कहते हैं ना कि कृष्ण का है। सुमित्रा नंदन पंतन जी की, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा के नंदन पंत, कोई बता सकता है हमें? सुमित्रा सुमित्रा नंदन पंत जो है, ये सुमित्रा क्या है आगे लगा हुआ है? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, इसका मतलब क्या है? तो सुमित्रा क्या है इसमें? इससे कभी कभी लगता होगा क्या सुमित्रा नंदन पंत शायद क्या बोलते हैं, महिला है, क्या है, पुरुष है? आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है, पंक्ति है, आप कक्षा 12वीं में पढ़ोगे। उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा है। तो वहां पे उन्होंने कृष शब्द का प्रयोग किया, कृष्णकाय शब्द का प्रयोग किया है कि उनका शरीर जो है बहुत ही दुबला पतला है। आप पढ़ोगे तो उन्होंने इससे बड़ा ही अच्छा इस गांधी जी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका? दुबला पतला। अब इसका हो जाएगा पुष्ट। इसका हो जाएगा पुष्ट। पुष्ट मतलब भरा हुआ, स्थूल। ठीक है, आशा करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मुझे नहीं है। कोप, कोप, हाँ, इस चीज को आप ध्यान से समझना। कोप क्या है?
कोप का मतलब होता है गुस्सा। कहते हैं ना तुम्हारे ऊपर हमका पिटकोप है चढ़ा हुआ। कहते हैं ना कि गाँव में अगर आप देखो, कहते हैं ना तुम्हारे ऊपर मुझे पिटकोप चढ़ा हुआ है। कोप क्या है? कोप गुस्सा है। ये क्या है? कृपा। कृपा मतलब क्या होता है? अपनी दया दृष्टि आप मुझसे बनाए रखें, आप अपनी कृपा बनाए रखिए बस। अनुग्रह है। कृपा क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? दया है। आपके प्रति मेरी दया जो है वही आपका अनुग्रह है। वही आपका क्या बोलते हैं? कृपा है। दया क्या है? कृपा है। अनुग्रह क्या है? कृपा है। कोप क्या है? क्रोध है। क्रोध होगा, क्रोध को हटाना है तो दया करना पड़ेगा। क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा? दया हो जाएगा। ठीक है, कृपा हो जाएगा, अनुग्रह कर देना। क्रम का इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जानते क्रम का क्या हो जाएगा? व्यतिक्रम। आप पढ़े होंगे ना कि व्युत्क्रमानुपाती, समानुक्रमानुपाती, समानुपाती, विक्रमानुपाती। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में वहां पे आता हुआ है ना कि क्रम क्या है? क्रम का व्यतिक्रम यानी उसका उल्टा। आक्रम कर दो, क्रम का आक्रम कर दो। देखो क्षणिक, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप नोट करके हुए चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका क्षणिक। क्षणिक का क्या हो जाएगा? शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है जो चीजें कभी भी नष्ट ना हो। उदाहरण के लिए मैं सूर्य की किरणें ले लेता हूँ तो अभी नष्ट नहीं हो। जो चीजें कभी भी नष्ट ना हो वो शाश्वत है, अमर है, अमर है। वो चीजें क्या है? शाश्वत है। गांधी जी के विचार क्या है? शाश्वत है। सुमित्रा नंदन पंत का जो अस्तित्व आज हमारे नजरों में है वो क्या है? शाश्वत है। जब तक मैं हूं तब तक वो अमर है, शाश्वत है। जब तक सूरज चांद पृथ्वी धरा ये बनी हुई है तब तक सभी के सभी शाश्वत है, सब शाश्वत है। क्षमा, क्षमा का विलोम क्या होगा? दंड। क्षमा का विलोम क्या होगा? दंड। क्षमा का विलोम दंड। गत का आगत, इन चीजों को बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये चीजें आप जिस हिसाब से रिक्वायर्ड आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण में, सोशल में पढ़ती हैं, आप इन सब चीजों को अच्छे से जानती हैं। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसी पेज के लेफ्ट साइड चलते हैं। ठीक है, सॉरी राइट साइड चलते हैं। लेफ्ट साइड का तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम राइट साइड चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से एकल, ये क्या हो गया हमारा? एकल। हाँ, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से ये क्या है हमारा? एकल। ठीक, चलिए चलिए चलते हैं। एकल का मतलब होता है अगर किसी एक चीज को डिनोट किया जाए वो है एकल। किसी समस्त चीजों को डिनोट किया जाए वो क्या है? सकल। आया समझ में? इसको हमको ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। एकांत का अनेकांत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एकांत है। एकांत का क्या हो जाएगा हमारा? अनेकांत। एकांत का क्या हो जाएगा हमारा? अनेकांत। ठीक, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एकाकी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एकाकी, एकाकी। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? एकाकी, एकाकी। ठीक, एकाकी का जो मतलब होता है, एकाकी का जो मतलब होता है वो होता है एक, केवल अकेला। इसका क्या हो जाएगा? समग्र। एकाकी का क्या हो जाएगा? अकेला। इसका हो जाएगा समग्र। ठीक, एकाग्र बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज में एकाग्रता के साथ लगे रहना वो एकाग्र है। और इसका क्या हो जाएगा? चंचल। इसका क्या हो जाएगा? चंचल। इससे क्या हो जाएगा? चंचल। ठीक, एकाग्र का क्या हो जाएगा? विलोम चंचल। ठीक, अब इसको हमको ज्यादा बताने की डीपली आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं। अब देखो ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, इसको भी मुझे ज्यादा डीपली बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। ये आपका एकांत हो गया, आपका क्या बोलते हैं एकाकी हो गया, और आपका ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ये आपका वेरी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आप नोट करते हुए चलिएगा। एक का क्या हो जाएगा? अनेक। एक मतलब एक, अनेक मतलब बहुत सारे। औचित्य का अनौचित्य भाव संज्ञा है आपका ये अनौचित्य। ठीक, औचित्य, अब इसको भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। औचित्य का क्या होगा? जो चीज उचित है वो क्या औचित्य है, वो अनौचित्य हो जाएगा। मुझको इसको भी डीपली बताने की आवश्यकता नहीं है। उचित का मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज्यादा डीपली, तब जैसे ही पता चल जाता है जो चीज अच्छी, जो चीज आपके हित में हो, जो चीज आपके लिए अच्छी हो वो आपके लिए उचित है, और बाकी सब अनुचित है। आ गया समझ में? विशेषण है आपका ये। अब देखो कर्ता का अकर्ता बताने की आवश्यकता नहीं है। कल्पना का यथार्थ ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये कल्पना का यथार्थ। अब कैसे? देखो ध्यान से। कल्पना, कल्पना जो होती है आपकी सपनों में की जाती है। आप अपने मन में कल्पना कर लीजिए। यथार्थ का मतलब होता है जो आपके सामने घटित हो, जो आपके वास्तविक जीवन से संबंधित हो, वो क्या है आपका? यथार्थ। जो चीजें आप देख रहे हैं घटित हो रही वो आपका यथार्थ है। जो आपके वास्तविक जीवन में आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है वो आपका यथार्थ है। कल्पना तो विचारों विचारों की बात है। कल्पना क्या है? विचार है। ठीक, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें मुझे ज्यादा डीपली
एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगर हाँ, यदि मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, मेरी आवाज़ ज़्यादा स्पीड में चल रही है, तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं और स्लो करके पढ़ाऊँगा, ठीक है? आपको और अच्छा बताऊँगा मैं। अब देखो यहाँ से क्षुद्र, क्षुद्र, क्षुद्र का क्या हो जाएगा? महान, विराट। अब शब्द से ही पता चल रहा है, इसको मुझे ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। खंडन, खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन, खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन। अब देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये खंडन का मंडन। खंडन का मतलब होता है किसी चीज का मान के चलिए विरोध करना। ये आपका खंडन है, खंडन। कहते हैं ना कि मैं इस चीज का खंडन करता हूँ, ये क्या है? विरोध करना। मंडन का मतलब होता है उसी चीज को पुनः स्वीकार कर लेना, उसी चीज को सजा देना, यानी सजावट। जिस चीज का आप विरोध कर रहे हो उसी चीज का मंडन, खंडन का मंडन हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इसको वेरी की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, इसको आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? खंडन का मंडन। अब देखिए यहाँ पे खगोल, खगोल के क्या हो जाएगा? भूगोल। वेरी मोस्ट वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये आपका, इसको नोट करते हुए चलिएगा। खंडन होगा खगोल, खगोल का और इंपॉर्टेंट है। खगोल का मतलब होता है जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करे। खगोल शास्त्र में क्या होता है? आकाशीय पिंडों का, ग्रहों का अध्ययन जो करता है वो आपका खगोल शास्त्री, खगोलविद कहलाता है। भूगोल का मतलब होता है जो भूगर्भ का अध्ययन करे, भूगर्भ धराओं का अध्ययन करे, धरा के भीतर का अध्ययन करे। जब क्या बोलते हैं, पृथ्वी कहाँ पे, पृथ्वी की आकृति कैसी है, कहाँ पे उबड़ है, कहाँ पे खाबड़ है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे हिमालय है, कहाँ पे नदियां हैं, कहाँ पे क्या है, ये सभी का जो अध्ययन करता है वो आपके भूगोल के अंतर्गत आते हैं, जियोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो भूगोल का अध्ययन करता है वो भूगोल, वो आपकी भू से संबंधित आ जाता है। जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करता है वो खगोल, खगोल का क्या हो जाएगा? भूगोल। ठीक है। खरा, खरा का खरा देखो कहते ना, ये बड़ा ही खरा बच्चा है, बहुत ही शुद्ध है दिल का, खोटा नहीं। ये आपका एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। खाद्य का अखाद्य, ये भी मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। खल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है खल। लेकिन जो मैंने आगे बताया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने दो तीन ऊपर बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। देखो खल, खल का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। कैसा? दुष्ट व्यक्ति। इसका हो जाएगा सज्जन। साधु का मतलब जो बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति हो, वो क्या है? साधु व्यक्ति है। ठीक, आया समझ में? इस प्रकार की दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है खिलना, खिलना का मुरझाना। अब इसको भी मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है? खेद। यहाँ पे क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? खेद। खेद कहते हैं ना, खेद का मतलब होता है सॉरी, जानते हो? अंग्रेजी में सॉरी कहते हैं, इसको हिंदी में बात करें जिसको खेद कहते हैं। सॉरी का मतलब दुख होता है। अब मैं अगर और थोड़ा शुद्ध हिंदी में पहुंच जाऊं तो इसको खेद कहते हैं। क्या कहते हैं? खेद। खेद का मतलब क्या होता है कि मुझे खेद है कि मैंने ये कार्य आपके मन मुताबिक नहीं किया, दुखी। इसका क्या हो जाएगा? प्रसन्न। क्या हो जाएगा? प्रसन्न। अब देखो, अब ध्यान समझना यहाँ पे। खरीद, खरीद का क्या हो जाएगा? बिक्री। खरीद का क्या हो जाएगा? बिक्री। किसी चीज को आप खरीद रहे हो, उसको आप बेच दिए, बिक्री हो गया। अब फरोख्त, फरोख्त का मतलब होता है सेल करना, मतलब बेचना। फरोख्त का मतलब भी बेचना होता है, बिक्री ही होता है, बस वो थोड़ा ज्यादा अच्छा शब्द है फरोख्त। ठीक, आगे बढ़े। खर्च, आमदनी, कमाई, इसको मुझे ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। खास का आम, जो बहुत ही खास हो। आम का मतलब होता है साधारण, बहुत ही साधारण व्यक्ति है, बहुत ही आम व्यक्ति है, जिसका पहनावा ओढ़ावा नहीं है इसका, बहुत ही सिंपल दिखाई देता है, वो है क्या? साधारण व्यक्ति है। खुशबू का बदबू हो जाएगा। गंभीर का चंचल हो जाएगा, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। गगन का पृथ्वी, गगन मतलब होता है आकाश। गगन का मतलब, गगन का मतलब होता है आकाश, इसकी क्या हो जाएगी? पृथ्वी। इसका विलोम क्या हो जाएगा? पृथ्वी। गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। गणतंत्र का क्या हो? गणतंत्र मतलब होता है जहाँ पे जनता का शासन हो, लोगों का शासन हो, गणों का शासन हो। राज मतलब होता है जहाँ राजा प्रधान हो, जहाँ राजतंत्र चले, जहाँ जनता का कोई वो नहीं है, भागीदारी नहीं है, साझेदारी नहीं है, वो राजतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र का क्या हो जाएगा? राजतंत्र विलोम। आया समझ में? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है आपका ये गणतंत्र, इसका हो जाएगा राजतंत्र। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको हम नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। जैसे गमन का क्या हो जाएगा? आगमन। गम्य का हो जाएगा अगम्य। गरल का हो जाएगा सुधा। गरिमा का हो जाएगा लघिमा। गहरा का उथला हो जाएगा। गाढ़ा का पतला हो जाएगा। इसको हम आगे की कक्षा की ओर देखेंगे। आज के लिए बस
इतना ही रखते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हम और अच्छा करने के प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।